मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रसारण की दुनिया में दशकों से गूंज रही अपनी दिलकश आवाज के लिए और कार्यक्रमों की प्रस्तुति के अनूठे अंदाज के लिए मशहूर श्री अमीन सायानी। आपसे बातचीत कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। दोस्तों, आवाज की दुनिया के दो नाम हमारे देश में युगों तक याद किए जाएंगे। जब गाने की बात होगी, खास तौर पर फिल्मी गानों की, तो लता मंगेशकर का नाम लिए बिना वो बात पूरी नहीं होगी। और जब अनाउंसमेंट्स की बात होगी, जब रेडियो पर बोलने वालों का चर्चा होगा, तो वो बात अमीन सायनी का नाम लिए बिना पूरी नहीं होगी। अमीन सायनी साहब की आवाज सुनते सुनते बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए, करीब करीब 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन अमीन सायनी साहब की आवाज आज भी जवान है। शायद अभी कई बरसों तक इसी तरह लोगों को लुभाती रहेगी, लोगों के दिल में बसी रहेगी। अमीन सायनी इस देश के सबसे लोकप्रिय रेडियो अनाउंसर हैं और ये रेडियो अनाउंसर नंबर 1 हमेशा औरों के बारे में हमें बताते रहे हैं। जाने कितने गायक, जाने कितने गीतकार, जाने कितने संगीतकार, हीरो हीरोइन, निर्देशक वगैरह सभी अमीन सायनी साहब की आवाज के द्वारा लोगों तक अपना परिचय पहुंचा पाए हैं। जाने कितनी फिल्मों के प्रचार और प्रसार में अमीन सायनी का योगदान रहा है। कहते हैं कि उनके जैसी आवाज और उनके जैसा अंदाजे बयां और किसी का नहीं है। जाहिर है कि ऐसी शख्सियत के बारे में जानने की जिज्ञासा हमें भी है और आपको भी होगी। तो आइए आज हम अमीन सायनी साहब से बात करें और उनसे सुने उन्हीं के बारे में, और ये वो कहानी जो शायद आज तक अभी तक किसी ने नहीं सुनी। अमीन साहब, माइक्रोफोन के सामने आप भी हैं, हम भी हैं, और इस माइक्रोफोन के जरिए आप विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं से मुखातिब है। ऑल इंडिया रेडियो से पुराना ताल्लुक है, लेकिन एक बात मेरे बारे में जो मेरी कामयाबी का राज है, ये तो तुमने बताया नहीं लोकेंद्र। और वो राज ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि अपने प्रोग्रामों से लोगों के दिमागों में, लोगों के सर में बहुत जबरदस्त दर्द पैदा हो जाए। और वो दर्द जब पैदा हो जाता है तो मैं उन्हें सर दर्द की गोलियां बेचता हूं, और अगर उससे भी उनका दर्द नहीं होता खत्म, तो भाई उस दर्द को मुस्कुराकर सह लेने के लिए मैं टूथपेस्टें बेचता हूं। तो इस तरह से मैं कामयाब बन गया। कैसे बना ये पता नहीं, और हूं या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। तुम कहते हो तो ठीक है। कहते तो ये है अमीन साहब कि अगर एस्किमोज को रेफ्रिजरेटर बेचना हो तो आपकी मदद ली जानी चाहिए और उसमें कामयाबी मिल सकती है। भाई, मैं हो सकता है मेरी वाणी से और मेरे स्टाइल से बहुत लोगों पर असर हुआ हो। काश कि ये असर थोड़ा बहुत मेरी बीवी पर भी होता। तो अमीन साहब, हम बात शुरू करें शुरू से। मेरा मतलब है तब से जब आपके जहन में अपनी जिंदगी की पहली याद हो। याद आ रही है कि मैं छोटा सा था, बड़ा दुबला पतला, खिलंडरा तो था ही, जैसे हर बच्चा हुआ करता है। अपने माँ बाप का और बड़े भाइयों का लाडला भी था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। और इत्तेफाक से मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ज़्यादा डांटा नहीं, कभी पिटाई नहीं हुई। बस एक बार हुई थी पिटाई, कब ये मैं आगे चलकर आज के प्रोग्राम में बताऊंगा।
तो बहुत खुश रहता था मैं। और चूंकि मैं उस माहौल में पैदा हुआ जबकि भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और हमारा परिवार उस तहरीक में काफ़ी गहरे उतरे हुए था, तो लिहाजा हमारे परिवार में ये बातें आज़ादी की, ग़ुलामी की, स्वतंत्रता की, अंग्रेज़ों की, हमारे बड़े बड़े लीडरों की, ये बातें होती रहती थी हर जगह। ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? मैं पैदा हुआ 1932 में, और जब से होश थोड़ा थोड़ा संभाला, जहाँ ज़रा ज़रा सी यादें मेरे दिमाग में हैं, यूँ समझिए कि जब मैं करीब 3-4 साल का था तो अच्छी बातें जहन में आती थी। अम्मा और अब्बा दोनों काफ़ी मतलब शरीफ थे, बड़े सुलझे हुए लोग थे और अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाते थे। मैंने सुना है कि उनका आज़ादी की लड़ाई से भी ताल्लुक़ रहा। हाँ, वहाँ तक हम पहुँचेंगे धीरे धीरे चलते चलते। एक बात मैं उस ज़माने की बता दूं कि मेरे दिमाग में ये बात डाली गई थी कि हर चीज़ सही होनी चाहिए, अगर झूठ हो, अन्याय हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और भाषा जो मेरी थी वो कुछ बम्बई की खिचड़ी भाषा थी, उसमें अंग्रेजी भी थी और गुजराती भी थी और बम्बई की थोड़ी बहुत मराठी भी थी। यानी ये बचपन बम्बई में ही गुजरा? बम्बई में पैदा हुआ, बम्बई में ही मेरा बचपन गुजरा। तो मैं एक जुमला अक्सर कहा करता था कि ये फेयर नहीं है। अब ये अंग्रेजी का फेयर, वो उसको हिंदी में, उर्दू में तर्जुमा किया जा सकता है, लेकिन वो फेयर शब्द में जो बात है वो शायद और जगह नहीं, मुझे तो नहीं मालूम थी उस ज़माने में। तो ये मैं अक्सर कहा करता था कि ये फेयर नहीं है, तो लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया था फेयर। तो ये फेयर लड़का जो था, ये उस ज़माने से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब बचपन में, लड़कपन में ज़रा आगे बढ़ा, तो मुझे याद है कि हम सब, पूरा परिवार, ये शायद 1936 की बात है, जब मैं करीब 4 साल का था। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, मेरे मामू बहुत बड़े डॉक्टर थे लंदन में। तो वो बार बार इसरार कर रहे थे कि मेरे वालिद साहब और हम सब वहाँ जाएं, और वालिद साहब MBBS की डिग्री थी उनके पास, वो MD की डिग्री लंदन में हासिल करें। तो इतना मुझे याद है कि परिवार ने सारा कुछ यहाँ का बेच बाच कर जहाज़ में हम चढ़े और गए वहाँ लंदन। जहाज़ की कुछ धुंधली सी याद है बस, कि बहुत सारा बड़ा समंदर और जहाज़ हिचकोले खाता हुआ ऊपर नीचे जा रहा है, और अच्छे लोग हैं उसमें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। आपने वालिद साहब का नाम नहीं बताया। वालिद साहब का नाम था डॉक्टर जान मोहम्मद सायानी और अम्मा कुलसूम सायानी। तो लंदन पहुँचे तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि इधर उधर घूमना मिलता था। हमारी मौसी एक उधर थी, वो हमें शॉपिंग के लिए ले गई, कुछ खिलौने अच्छे अच्छे खरीदे उन्होंने, तो अपन तो मस्त राम थे, बस मज़े करते थे। 4-5 साल का तो बच्चा था मैं। मैंने स्नो भी देखा पहली बार ज़िंदगी में। वो बड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये रुई सी चीज़ें गिर रही हैं आसमान से, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली, घर में बैठा बैठा खिड़की से देखा किया। तो उस विंटर का, जो पहला विंटर था हमारा लंदन में, उसका असर हमारे वालिद साहब के हार्ट कंडीशन पर ज़रा ज़्यादा हुआ और हम लोगों को छोड़ छाड़ कर वापस आ जाना पड़ा, सर्दी की वजह से। तो हम वापस आ गए। जब वापस आ गया मैं यहाँ, तब मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। स्कूलिंग थी बम्बई के न्यू एरा स्कूल में, जिसमें गुजराती मीडियम था। तो इब्तदाई तालीम सारी गुजराती में हुई, अंग्रेजी फिर धीरे धीरे आती गई। हम आपके स्कूल की और तालीम की बात करें, इससे पहले अगर उस वक्त का, उस जमाने का कोई गाना आपको याद आ रहा हो तो उसको सुनते चले। हाँ जरूर भाई। ऐसा था कि उस जमाने में हमारे यहाँ एक ग्रामोफोन था, वो पुराना था ना, भोंपू तो नहीं लगा था, लेकिन वो हाथ से चाबी लगाने वाला ग्रामोफोन था, जिस पर वो 78 RPM जो पुराने रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो चला करते थे। तो उस ज़माने में क्या था कि आज़ादी आ रही थी धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, आज़ादी की तहरीक भी हमारे परिवार में उतरी जा रही थी। तो बड़ा जोश था उस ज़माने में। जिस स्कूल में मैं गया न्यू एरा, उसमें भी यानी आज़ादी की बातें बहुत होती थी, बड़ा नेशनलिस्ट टाइप का स्कूल था। उन दिनों एक गाना मुझे बड़ा पसंद था, हालांकि उसका न आज़ादी से कोई ताल्लुक़ था
और नहीं कोई खास जोश व खरोश से ताल्लुक था। गाना था पंकज मलिक का, पिया मिलन को जाना है, जग की लाज मन की मौज दोनों ही निभाना। अब साहब हिंदी विंदी हमें आती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन गाना इसलिए अच्छा लगता था कि पंकज मलिक साहब उन दिनों अपने तमाम गाने, चाहे रोमांटिक हो या कोई और, बिल्कुल मार्चिंग स्टाइल में गाया करते थे। और उनका म्यूजिक भी बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मिलिट्री बैंड हो। तो हम खूब लेफ्ट राइट करते हुए वो गाना गाते थे कि पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना। कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, कांटे बिखरा के चलूं, पानी झलका के चलूं, सुख के लिए एक रखूं, सुख के लिए एक रखूं, पहले दुख उठाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। पायल को बांध के युक्ति शुभनान के, पायल को बांध के धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। ये जो गाना अभी आपने सुनवाया, ये भी आप उसी ग्रामोफोन पर घर में सुना करते थे? बिल्कुल बिल्कुल साहब। अच्छा, एक और गाना जो हमने खरीदा तो नहीं था, क्योंकि उन दिनों पैसा बहुत कम था परिवार में। फादर डॉक्टर तो थे, लेकिन बहुत अल्लाह वाले डॉक्टर थे। लोगों का मुफ्त इलाज करना बहुत उनको पसंद था। तो लोग आते, गरीब लोग आते, उनका इलाज करते, वो बहुत दुआएं देते, लेकिन पैसे ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं मिलते थे। इसलिए हम बहुत रुक रुक कर, थम थम कर, बहुत अरसे के बाद एक एक रिकॉर्ड खरीदते थे। लेकिन फिल्में देखना हमारा एक चस्का जो था, कहते हैं, वो था। लेकिन उसके लिए भी पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, तो हम चवन्नी क्लास में जाकर देखा करते थे। ऊपर बालकनी में बेंच लगे होते थे, या खड़े खड़े देखते थे। और ये अकेले या परिवार के साथ? हमारे वालिद साहब भी ले जाते थे हमको, हमारे बड़े भाई हमीद को, क्योंकि सबसे बड़े भाई थे हबीब, उन्हें हमने वहीं छोड़ दिया था लंदन में डॉक्टरी सीखने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि 3 भाई थे? 3 भाई थे, हबीब सायानी साहब, फिर हमीद सायानी साहब, और फिर आप। हमीद और मैं दोनों। अच्छा, बहन कोई नहीं थी? बहन नहीं थी कोई, इसलिए मैं यानी बहनें बनाता बहुत रहता हूँ। एक ज़माना था जब राखियाँ बहुत आ जाती थी मेरी खिलाई पर। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि फिल्में देखने जाया करते थे, तो उन दिनों वो अशोक कुमार की फिल्में बहुत अच्छी होती थी। और साहब उसमें एक फिल्म आई जिसमें एक गाना सुना हमने, तो फिर वो जो बहुत बरसों के बाद आने वाली जवानी जो थी, वो पहले से ही जोश खाने लगी हमारे दिल में। और वो गाना था, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा काम है, कुछ ऐसा ही था ना। इंसिडेंटली इस गाने में भी वो मार्चिंग वाली बात थी जो शायद आपको बहुत इंस्पायर करती थी। हाँ, मार्चिंग से तो मेरा बहुत बड़ा शौक था। मैं तो बिल्कुल चाहता था कि मैं कोई सोल्जर बनूं या आज़ादी का सिपाही बनूं, और गाने इसलिए ऐसे ही पसंद थे। तो भाई ये चल चल रे नौजवान के साथ थोड़ी देर चले हम भी। चलिए। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी राहगीर तुम क्यों नहीं आगे। तुम हो मेरे संग, आशा है मेरे संग,
तुम हो मेरे संग, हिम्मत है मेरे संग, मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम, मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। किसने किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा, किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा, ममता ने पुकारा, बंधन ने पुकारा, तुम ही सिखा रहे हो मुझे गीत ये हरदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया, कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया। कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो, कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो। वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो, वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो। आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम, आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मशहूर ब्रॉडकास्टर श्री अमीन सायानी। आपसे बातचीत कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। आपकी कहानी आगे और बढ़ाएं। अब हुआ ये कि संगीत का मुझे शौक तो था ही। संगीत का शौक था यानी सुनने का, गाने का? गाने की कोशिश किया करता था, सुर था गले में भी और दिल में भी। न्यू ईयर स्कूल में मैंने क्लासिकल संगीत सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, 4-5 बरस तक, और खूब गाता था मैं। और सब हमारे जो जितने टीचर्स आते थे वहाँ म्यूजिक सिखाने वाले बहुत खुश होते थे कि ये बच्चा देखो कितना अच्छा गाता है, कभी भजन गा दिया तो कभी कभी मालकौंस तो कभी मियाँ की मल्हार। तो अब ये गाते गाते सब हुआ ये कि मुझे शौक होने लगा सहगल के गीतों से। हिंदी संगीत के, सरल संगीत के खुदा समझे जाते थे सहगल हैं। आज के लोगों को अगर कहा जाए कि सहगल साहब बहुत ग्रेट सिंगर थे तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका स्टाइल अलग था। क्योंकि सहगल साहब स्टेज का गायन और माइक्रोफोन का गायन, इन दोनों के बीच एक पुल समान थे। तो उनमें वो गहराई, वो मिठास भी थी जो कि माइक्रोफोन के गायन के लिए होनी चाहिए। और बिना माइक्रोफोन के गाए हुए, जब प्लेबैक का ज़माना नहीं आया था, उस ज़माने का रफ पना जो है, लाउड पना, वो भी था उनकी आवाज़ में। तो सहगल की आवाज़ हमें बहुत पसंद थी। अगर आज लोगों को सहगल साहब की आवाज़ पसंद नहीं है या उनको गाने वाला मानने से कोई इनकार करे तो मैं समझता हूं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए क्योंकि आज म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक ख़ास तौर पे जहां जिस मकाम पर आया है, वो के.एल. सहगल जैसे संगीतकारों, कलाकारों, गायकों के कंधों पर चढ़कर ही आगे बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसको अगर तुम एनालाइज करो लोकेंद्र, तो तुम्हें पता लगेगा कि सहगल के ज़माने के आसपास अनिल विश्वास आए थे। अनिल विश्वास ने जब शुरू किया था संगीत, तो प्लेबैक का ज़माना नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्लेबैक गायकों को और गायिकाओं को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। मसलन तलत महमूद को पहली बार बुलाए, मुकेश का पहला गाना, और लता जी के कई शुरू के गाने इन्हीं के संगीत में आए, और फिर एक और मिठास आने लगी। लेकिन सही बात है कि सहगल के ज़माने से ये दौर शुरू हुआ।
तो सहगल का मैं बहुत भक्त था, और उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड हम लोगों ने खरीदे ज़्यादातर वो सहगल के गाने हुआ करते थे, चाहे वो फिल्मी गाने हों या गीत हों या गज़लें हों। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो क्लासिकल बैकग्राउंड था मेरा, तो उसमें ज़रा क्लासिकल स्टाइल है कि मैं क्या जानूँ क्या जादू है, और उसमें ये भी था कि तब तक थोड़ी थोड़ी सी लड़कपन से वो जवानी लड़कपन में घुलने लगी थी। तो दो नैना मतवारे, वो ऐसे ऐसे गाने सुनकर ज़रा तो लगता था कि हाँ भाई, हम लग रहा है कि हम कुछ बढ़ रहे हैं जवानी की तरफ, दिल में कुछ कुछ होने दिल लगा। में कुछ कुछ होने लगता था। तो भाई वो इस वक्त भी दिल में अगर कुछ कुछ होने लगे थोड़ा सा उस जमाने की बात, तो बहुत ही अच्छा है। जरूर, तो आइए वही गाना सुनते हैं जो आपको बचपन में पसंद था। अब हुआ ये कि संगीत सुनते सुनते, थोड़ा बहुत गाते गाते, स्कूल में मैं बहुत गाया करता था, मैंने बताया आपको। मैं करीब 1945 में जब 7th क्लास में था, या 44 में जब 6th क्लास में था, काफ़ी बीमार हो गया था। कुछ किडनीज में गड़बड़ हो गई थी, और मुझसे कहा गया था कि आप, मैं काफ़ी मतलब एक्टिव था, कबड्डी वगैरह खेला करता था, और स्कूल के कब्स का चीफ कब था, और गेम्स भी थोड़े बहुत खेला करता था, काफ़ी एक्टिव था। उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई तो मुझसे डॉक्टर ने कहा, अब्बा ने नहीं, अब्बा खुद, यानी डॉक्टर अपने परिवार के लोगों को ट्रीट ज़्यादातर नहीं करते और बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं। तो आप अपने पिताजी को अब्बा कहकर बुलाया करते? नहीं, डैडी कहता था। डैडी कहता था। अच्छा, और माताजी को आप क्या कहते थे? माँ कहते थे। तो डैडी ने डॉक्टर को बुलवाया और मुझसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि साहब,
देखिए खतरे की बात है, आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा, लिहाजा आप पहला काम कीजिए कि लेट जाइए। मैंने कहा यानी खेलने नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना? कहे नहीं, लेटे ही रहिए, उठिए मत, बल्कि आप करवट भी मत बदलिए। मैंने कहा हाँ, ये क्या हुआ? कहने लगे नहीं देखिए, 2 महीने तक तो आप ऐसे रहिए, उसके बाद धीरे धीरे करवट बदलना शुरू हो जाएगा और आपको तब तक न कुछ खाना भी नहीं मिलेगा, अब सिर्फ पानी, नारियल पानी पीजिए और ग्लूकोज पानी पीजिए, बस, और कुछ नहीं। तो इस तरह से मैं बहुत एक्टिव बच्चा होने के बाद बिल्कुल ही बिल्कुल बिस्तर में लेटे रहने वाला बच्चा बन गया। एक तरह से सजा हो गई। सजा हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों और कैसे, शायद इसलिए कि मेरे मम्मी और डैडी ने बहुत प्यार से मुझे उस दौर से निकाला। हमीद भाई मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। कितना वक्फा लग, करीब 2-2.5 महीने? 6 महीने। 6 महीने आपको इसी हाल में रहना पड़ा और उसके बाद भी मैं स्कूल नहीं जा सका। 7th क्लास का एग्जाम मुझे परमिशन मिली थी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हुआ करता था, तो प्रिंसिपल ने मुझे परमिशन दी थी कि मैं घर से पेपर करके भेजूं। तो उसमें भी मुझे फर्स्ट क्लास मिला, बल्कि मुझे याद है कि या तो मैं फर्स्ट आया हूँ उस साल या सेकंड आया। ये सन 1945 के आसपास? 45 के आसपास की बात है। अब उसके बाद ये हुआ कि हमारी एक आंटी मिसेस फातिमा इस्माइल, जो कि सगी मासी तो नहीं थी, लेकिन सगी से भी ज़्यादा थी, मेरी बिल्कुल दूसरी अम्मा की तरह थी। तो उनके बेटे को रखा गया था सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। अब वो भी हमारे साथ, उनका पूरा परिवार, हम दोनों साथ हॉलीडेज के लिए जाया करते थे, एक दूसरे के घर में आना जाना हमेशा रहता था। तो उनका नाम था अहमद इस्माइल। इंसिडेंटली ये इनकी अम्मा जो थी मिसेस फातिमा इस्माइल, ये वो हैं जिन्होंने बहुत सारी संस्थाएं अपाहजों के लिए शुरू की हैं मुंबई में। ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और फेलोशिप ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, स्कूल फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह कई संस्थाएं शुरू की, बहुत ग्रेट थी। तो खैर उन्होंने अपने बेटे को रखा था सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, और अहमद मियाँ आकर हमको सुनाया करते थे कि वहाँ ये हुआ वो हुआ, और इस तरह से मज़ा आता है। और प्लेइंग फील्ड्स इतनी हैं मुंबई में, तो ज़्यादा एक मैदान था बस न्यूयरा के पास। कहने लगे साहब वहाँ तो 7-8 मैदानें हैं, और साहब घुड़सवारी भी है, और साहब बहुत सारी चीज़ें हैं उधर, स्विमिंग पूल भी है। तो साहब धीरे धीरे अम्मा और अब्बा ने ये तय किया कि चलो हमें वहाँ भेजा जाए। आपका भी मन ललचाया होगा? हाँ, बहुत ललचाया। अपना न्यूयरा स्कूल से जो लगाव था मेरा, बहुत, मैं तो 7 साल पढ़ा उधर, तो वो लगाव भी 1 साल में टूटने लगा था। क्योंकि आप बिस्तर पर रहा काफी लंबे समय, और लोग, हालांकि दोस्त मेरे आते थे कभी कभार, मगर वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, और कुछ फलसफाना दिमाग सा तबीयत सी हो गई थी उस दौरान। इसलिए मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता था, न घबराहट ज्यादा होती थी। कभी पढ़ लेता था, या कभी सोच लेता था, कभी मन ही मन गा लेता था। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। सिंधिया स्कूल में मैं गया। हाँ, सिंधिया स्कूल में भी जो हमारे टीचर थे जो संगीत सिखाते थे, वो शांति निकेतन में पढ़े हुए थे, इसलिए रविंद्र संगीत से बहुत उनको लगाव था, और हम बच्चों को भी लगाव हो गया। और साहब उसके बाद सिंधिया स्कूल में एक बंगाली टीचर थे, वो भी शांति निकेतन से आए हुए थे, तो उन्होंने वो स्कूल क्वायर जो था उसके इंचार्ज थे, तो वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो एकला चौलो रे और धन धान्य पुष्प भरा अमारे दीप वसुंधरा, हाँ, वो जिसमें आता है कि शकुल देशे रानी शेजे आमार जन्मभूमि, ऐसे ऐसे गाने थे उसमें जो हम, इन गीतों के हिंदी भावानुवाद भी हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी प्यारी जन्मभूमि, बिल्कुल, और देश की माटी देश का जल, बिल्कुल। और वो उनकी धुनें जो है रविंद्र संगीत की जो धुनें, मूल धुनें, उन्हीं में उनको कंपोज किया गया है, और आकाशवाणी के जो संगीतकार हैं उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया है। तो एक गाना जो मैंने
बहुत प्यार से सीखा वहां और गाया ग्वालियर में। ग्वालियर में, वो था जनगण मन। वाह। नॉट एज ए नेशनल एंथम, लेकिन एक अच्छे खूबसूरत गीत के रूप में। और तब मुझे पता चला कि जनगण मन का एक अंतरा नहीं है जो हमारा नेशनल एंथम है, बल्कि 5 अंतरे हैं उसमें, और ऐसे ऐसे खूबसूरत अंतरे। और जो मैं गाता रहता था उन्हें। एक अंतरा मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, अर्थ आपको मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आज तक मुझे मालूम नहीं कि उसका अर्थ क्या है। अब मैं बंगाली दर्ज से नहीं सुनाऊंगा आपको, बल्कि हिंदुस्तानी लहजे से सुनाऊंगा। वो अंतरा है, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथी नवरत चक्रे, मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे, तव चरणे नत माथा, जनगण ऐक्य विदायक जय है भारत भाग्य विधाता। वाह। अब मुझे आज तक नहीं मालूम है, और मैं सोचता हूँ कि यार कभी ना कभी मुझे जानना चाहिए। ये तो बंगला है, इसलिए इसका अर्थ तो ठीक से मैं भी नहीं बता पाऊंगा। इसमें लेकिन संस्कृत ज्यादा है। संस्कृत और बंगला, संस्कृत तो मूल सभी भारतीय भाषाओं की माँ है। लेकिन यहाँ मैं अमीन साहब आपको एक बात याद दिलाऊं, जनगण मन राष्ट्रगीत बना था आजादी के बाद, लेकिन इससे पहले सन 1942 में बिमल रॉय के निर्देशन में एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में ये गीत, जो टाइटल आते हैं शुरू में, उसके बैकग्राउंड में जनगण मन इसी मूल धुन में, और पूरा का पूरा गीत ये उसमें रखा गया था। 5 अंतर, 5 अंतरे 3-3.5 मिनट में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन काफी लंबा वो है। लेकिन ये ने जो जनगण मन में अंतरा है वो तो एक ही है, बाकी उसमें कुछ और भी अंतर थे। एक अंतरा बड़ा अच्छा है, खूबसूरत सा है, जिसमें भारत के खास धर्मों का जिक्र है जी, कि हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान क्रिस्तानी। हाँ, ये उसमें था। और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसको या उससे इंस्पायर किए गए किसी गीत को हमारा राष्ट्रगीत बनाते तो और भी अच्छा होता। इंसिडेंटली वो जो रिकॉर्ड था उस जमाने में सन 1942 में जो फिल्म आया था वो हमारे पास हैं, और अगर आप अपनी यादों को ताजा करना चाहें तो हम सुनवा सकते हैं उसको। मगर वो आज हमारे इस प्रोग्राम में न सुनाएं, क्योंकि अगर उसमें राष्ट्रीय गीत भी है तो फिर हम सबको खड़े होकर सुनना पड़ेगा, इसलिए उसे आज न बजाइए। तो इस समय आप कोई और गीत हमें सुनवाना चाहेंगे? हाँ जरूर। सुनाना तो मुझे था वो गाना जिसका ताल्लुक गांधी जी की हत्या से था जी, गांधी जी की मौत से था। और मुझे याद है, मैं सिंधिया स्कूल में फोर्ट पर, यानी किले पर, हमने आज़ादी भी मनाई, और उसके बाद जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बारे में खबर ऑल इंडिया रेडियो से वहीं मैंने सुनी, और साहब आंसू बह निकले। और इतना दुख हुआ कि ये इंसान जो कि अमन का फरिश्ता था, उसे क्यों मारा साहब? ये तो भारत की जान थे, भारत की शान थे, सबको मिलाने की कोशिश कर रहे थे। और भारत का विभाजन जो हुआ, जो बंटवारा हुआ, तो जितना दुख गांधी जी को हुआ किसी को नहीं हुआ था। और ऐसे आदमी को क्यों मारा, ये इसका बड़ा दुख था मुझे। और उन दिनों के बाद गांधी जी के बारे में एक बहुत लंबा चौड़ा गाना आया था, रफ़ी साहब ने गाया था, सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। राजेंद्र कृष्ण का लिखा, हुसनलाल भगत राम का संगीत। मगर वो गाना मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है जी। एक गाना जो बहुत बाद में आया, उसे जरा यानी समय का खेल करते हुए, क्योंकि गांधी जी के बारे में था, प्रदीप का लिखा हुआ, कवि प्रदीप का, कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, हेमंत कुमार का संगीत, साबरमती के संत तूने कर फिल्म जागृति का वो सुना दीजिए। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है तिरंगे को हराना, टक्कर थे बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कच्छ के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, खूनों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी पिताजली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अमित साहब, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आपने अपनी चर्चा में शुरू में बताया था कि आपके परिवार का आज़ादी के आंदोलन से ताल्लुक रहा और ख़ास तौर पे आपकी माताजी का महात्मा गांधी से कुछ नज़दीकी संबंध था। अम्मा से बहुत पहले और अब्बा से भी बहुत पहले हमारे ख़ानदान का नाता गांधी जी से और उन दिनों के लीडरों से जुड़ चुका था। और वो यूं कि मेरे जो पर चाचा थे, मेरे वालिद साहब के चाचा, वो एक थे रहमतुल्लाह सायानी साहब, जो एक लॉयर थे। उनका फर्म था पेन गिलबर्ट एंड सायानी। बड़े मशहूर लॉयर भी थे, कॉर्पोरेटर भी थे। और उन्हीं के लॉ फर्म में गांधी जी ने अपना काम शुरू किया था एज ए लॉयर।
वाह। और ये रहमतुल्लाह सानी साहब जो थे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर भी रहे, 1 साल प्रेसिडेंट रहे। ये फर्म बंबई में थी? ये बंबई में है, अब भी है, लेकिन उसमें सायानी नहीं है शब्द। तो उस जमाने से ये चला आ रहा था। मेरे नाना जो थे वो मौलाना आज़ाद के खास डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर थे, और गांधी जी के डॉक्टरों में से एक थे वो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए तब उन्होंने इस फर्म में अपना काम शुरू किया? ये मुझे मालूम नहीं कि वहां जाने से पहले, मेरा ख्याल जाने से पहले। अच्छा। मुझे ठीक याद नहीं। दफ्तर जो है ना गांधी जी हाउस है ना, बड़ा अच्छा, लेबनम रोड पर, मणि भवन। अब हमारी उषा बहन तो नहीं रही, बहुत ग्रेट सोशल वर्कर और नेशनलिस्ट थी वो, लेकिन मैं जाऊंगा और पता करूंगा फिर से। लेकिन शुरू में काम जब शुरू किया, साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी, तब तो लॉयर बन के गए थे, केस लड़ने गए थे। उससे पहले वो यहाँ थे, तब से दोस्ती उनकी रहमतुल्लाह साहब से हो गई थी। यानी गांधी जी से आपके परिवार का संबंध आपके जन्म से भी कई बरस पहले शुरू हो चुका था। बहुत बरस। बल्कि मेरे जो चाचा थे रहमतुल्लाह साहब पर चाचा, उनको तो कभी देखने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मेरी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो बहरहाल अम्मा को गांधी जी बेटी की तरह मानते थे, और वो भी, और हम सब गांधी जी को बापू ही कहते थे। अच्छा, अम्मा एडल्ट एजुकेशन, बालिगों की तालीम, प्रौढ़ शिक्षा में बहुत काम करती थी। तो गांधी जी ने आदेश दिया कि तुम एक ऐसा रिसाला शाया करो, शुरू करो अपने घर से ही, जो कि 3 लिपियों में हो, लेकिन भाषा तीनों लिपियों में एक ही हो, सरल हिंदुस्तानी। वो हिंदुस्तानी का प्रचार करना चाहते थे। 3 लिपि, एक देवनागरी, एक उर्दू और एक गुजराती, यानी 3 अलग अलग इश्यूज होते थे, तीनों में भाषा वही सरल हिंदुस्तानी होती थी। उनका मकसद ये था कि अगर आप एक लिपि जानते हो तो उसके जरिए आप देवनागरी लिपि सीख सकते हैं। अगर आप गुजराती जानते हैं तो उससे हिंदी तो मुश्किल नहीं, मगर हिंदी अच्छी तरह से सीख सकते हैं आप। और अगर उर्दू सीखना चाहें आप तो देवनागरी पढ़कर उर्दू भी सीख सकते हैं। तो भाषा तीनों की एक ही थी, और इसमें मकसद उनका ये था कि इंटीग्रेशन हो, मिलाप हो। ये जो आगे चलकर भाषा जो है हमारी, वो उर्दू मुसलमानों की भाषा और हिंदी हिंदुओं की भाषा, ये सब गलत बातें अंग्रेज़ों की वजह से हुई। भारत में ये अलगाव नहीं था। उर्दू भी हमारी भाषा है, कहीं की नहीं। हिंदी तो हमारी है ही, गुजराती भी हमारी है। तो ये भाषा के, हिंदी और उर्दू खासतौर पर, हिंदुस्तानी के 2 रूप हैं। तो गंगा जमनी भाषा। और हाँ, अब देखिए, गंगा जमनी की बात जो हुई, तो एक गाना आगे बढ़ने के लिए अगर आपको बजाना हो तो वही बजा दीजिए, तू गंगा की मौज, मैं जमुना का धारा, हो रहेगा हमारा मिलन। बैजू बावरा का यही मिलन तो हमारे देश की खुशहाली का आधार होना चाहिए। मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। चले
लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। फिल्म बैजू बावरा का ये गाना सुना और भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की बात आपने कही। बातों का रुख थोड़ा सा और पीछे मोड़ें। जो गर्मी की छुट्टियां आती थी बचपन में, उस दौरान आप क्या किया करते थे और गर्मी की छुट्टियां आप कैसे बिताते थे, ये मेरा ख्याल है हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में जानना। गर्मी की छुट्टियों का क्या था कि हम लोगों के पास, जैसे कि मैंने शायद जिक्र किया, कि ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम कोशिश करते थे कि ऐसी जगह जाएं जहाँ खर्चा न करना पड़े ज़्यादा, कि हमारे रिश्तेदार हों या बहुत करीब के दोस्त हों जो हमें इनवाइट करें। तो इस तरह से हम अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। मुझे याद है पूना में हमारे बड़े अच्छे बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका भी छोटा सा परिवार था, कुछ बच्चे थे, मेरे हम उम्र बच्चे थे। तो वहाँ मैं जाया करता था अक्सर। फिर मिसेस इस्माइल जहाँ जहाँ छुट्टियों पर जाती थीं अपने बच्चों के साथ, तो मुझे भी ले जाती थी। कभी कभी हमीद भाई भी जाते थे, तो हम उनके साथ गए थे माउंट आबू। फिर लोनी एक जगह है पूना के पास जहाँ उन्होंने मकान बनाया था, वहाँ भी हम जाकर रहे। फिर एक बार मुझे याद है कि पूरा परिवार मिलकर थोड़े से इकट्ठा हो गए थे पैसे, तो सब साथ मिलकर महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर में ये था कि ऊंचाई पर है, तो इसलिए सर्दी लगती थी थोड़ी, बड़ा मज़ा आता था। बम्बई की गर्मी के बाद बहुत मज़ा आता था, लेकिन झंझट बहुत होती थी उन दिनों। क्योंकि अब ये था कि छोटा सा कहीं कमरा लिया हुआ था, उसमें अम्मा पकाती भी थीं और सब हम लोग सब प्लेट वेट धोते थे और सब कपड़े भी धोते थे और काम भी करना पड़ता था और साथ मज़े भी करते थे। पहला हिल स्टेशन आपने कौन सा देखा? मेरा ख्याल है सबसे पहला हिल स्टेशन पूना ही था। पूना को हिल स्टेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बम्बई से ज़रा ऊंचाई पर है। और हाँ, इत्तेफाक से पूना में एक बार मैं गर्मी की छुट्टियों नहीं बल्कि सर्दियों की छुट्टियों में भी गया। सर्दी की छुट्टियों में हुई बात ये कि साहब वहाँ पहली बार ज़िंदगी में मैंने सर्दियाँ महसूस की। और साहब इतनी सर्दी कि साहब बिस्तर से निकलूँ ही नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो उठने ही नहीं वाला हूँ जब तक 12 नहीं बजते। तो मेरे दूसरे हम उम्र बच्चे थे, उन्होंने कहा अरे भैया तुम उठकर देखो, ज़रा घूमो, ज़रा भागो, ज़रा दौड़ो, तो खून की रवानी जब बढ़ेगी रगों में तो साहब गर्मी भी आएगी। तो मैंने करना शुरू किया तो पता लगा कि हाँ, ये गर्मी और सर्दी जो है ना, ये मन की भी बात है और तन की भी बात है। तो इस पर काबू पाना बहुत आसान है। अच्छा अमीन साहब, आपके जो सबसे बड़े भाई थे हबीब भाई, वो तो लंदन में रहते थे। लंदन में रह गए, उसके बाद अमेरिका वो माइग्रेट हो गए जी। और जो दूसरे भाई थे हमीद सायानी साहब, वो आपके साथ थे। तो आप में और हमीद भाई में कितना फर्क था? 6 साल का, मुझसे बड़े थे 6 साल, और बड़े बहुरंगी इंसान थे वो। और मुझे उन्होंने अपने हर फन और हर काबिलियत का थोड़ा सा अंश उन्होंने दिया। मसलन एक तो ब्रॉडकास्टर थे वो, बड़े गज़ब के, ऑल इंडिया रेडियो में बहुत महान ब्रॉडकास्टर थे वो। स्टाफ पर नहीं थे, कैजुअल अनाउंसर थे, अनाउंसर नहीं ब्रॉडकास्टर, फीचर किया करते थे।
हिंदुस्तान में पहली बार इंटरनेशनल इंटरव्यू हुआ था फिल्म स्टार ग्रियर गार्सन से। तो उन्होंने किया था ग्रियर गार्सन को इंटरव्यू अंग्रेजी जबान। वो बिल्कुल कतई इंग्लिश ब्रॉडकास्टर थे। मुझे भी उन्होंने अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग में शुरू करवाया। बचपन से लेकर हाथ पकड़ ले जाया करते थे। और एक बार साहब स्टूडियो में पहली बार वायर रिकॉर्डर आया था। उन दिनों रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होती थी, तो वायर रिकॉर्डर पर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा तुम कुछ कहो, सुनाओ, कुछ कविता विता पढ़ के सुनाओ। तो मैंने एक अंग्रेजी कविता सुना दी जोश और खरोश के साथ। तो फिर उन्होंने वायर स्टॉप किया, वाइंड बैक किया और मुझे सुनाया और कहा भाई देखो ये आवाज़ कैसी लगी तुमको। तो साहब उस ज़माने में कोई भी अपनी आवाज़ बाहर से तो नहीं सुनता था, अंदर से सुनता था। अब बाहर से जो ये अजनबी सी आवाज़ कानों तक टकराई कानों से, तो मैंने कहा ये कैसी आवाज़, ये तो बहुत बकवास आवाज़ है। और वो भी टिनी सी आवाज़ आती थी वायर रिकॉर्डर पर। तो कहने लगे अगर तुम्हें आवाज़ अच्छी नहीं लगती और अगर तुम्हें ब्रॉडकास्टर बनना है तो फिर सीखो, मेहनत करो। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे ब्रॉडकास्टिंग में डाला और इस तरह से मैं आगे बढ़ा। ये आपके किस उम्र की बात है? ये मैं करीब 8 साल का, 7.5-8 साल का था। इंग्लैंड से हम लोग वापस आ गए थे। बस उन्हीं दिनों रहबर शुरू हुआ 1940 में, और 1940 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो में मैं ब्रॉडकास्टिंग, यानी यूं ब्रॉडकास्टिंग के संस्कार आप में 8 बरस की उम्र से बिल्कुल हमीद भाई की बदौलत शुरू हुए। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमीद भाई और भी बहुत चीज़ें किया करते थे। वो राइटर भी बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी में लिखते थे, यानी जनरल आर्टिकल्स, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग बाद में उन्होंने शुरू की, वो भी अंग्रेजी में। फिल्में बनाना शुरू की उन्होंने, शॉर्ट फिल्में, एडवर्टाइजिंग फिल्में, तो उसकी स्क्रिप्ट्स लिखते थे। अच्छा, अलावा इसके वो डायरेक्टर भी बड़े अच्छे थे ड्रामों के। फिल्म डायरेक्टर भी अच्छे थे शॉर्ट फिल्म्स के, लेकिन ड्रामा डायरेक्टर बहुत गजब के थे। ड्रामा यानी स्टेज का? स्टेज पर और इसमें भी, रेडियो में भी। और उस ज़माने में देखिए इब्राहिम अलकाजी और सुल्तान पदमसी, जो एलेक पदमसी के बड़े भाई थे, जिन्होंने थिएटर ग्रुप का मूवमेंट शुरू किया था। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग उस ज़माने के थे जिनके साथ हमीद भाई बोला करते थे। और उन्होंने मुझे ड्रामों में भी, यानी डायरेक्ट भी किया स्टेज पर। फिर मैंने भी थोड़ी सी डायरेक्शन की, उनकी देखा देखी। हमीद सायनी साहब आपके बड़े भाई ही नहीं, आपके गुरु और आदर्श भी थे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मेरे सब कुछ थे। तो अमीन साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो इस मकाम पर एक गाना हो जाए। हाँ, गाना हो जाए। और ये गाना ताल्लुक रखता है मेरे कॉलेज के ज़माने से। तो ये गाना था, आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, इस ज़मीं से अलग आसमानों से दूर। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, इस ज़मीं से अलग आसमानों से दूर। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। से अलग आसमानों से दूर।
अमीन साहब, आज विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं शुक्रिया अदा करूं भाई तुम्हारा, लोकेंद्र, कि तुमने मुझे बुलाया। सुनने वालों की तरफ से, विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे रेडियो की दुनिया के मशहूर ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी। आपसे बातचीत कर रहे थे लोकेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट्स DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर और उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा और विविध भारती की सीरीज मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड के प्रोड्यूसर थे लोकेंद्र शर्मा।